प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो BA-BEd फर्स्ट ईयर के अंदर जो पहली पाठ्य पुस्तक है उसी में हम लोग जो हैं वो सूफी काव्य धारा, तो सूफी काव्य धारा का अध्ययन कर रहे थे। उसी अध्ययन के दौरान हम लोगों ने पढ़ा कि सूफी अर्थात रहस्य, ठीक है, और सूफी अर्थात रहस्य। तो यहाँ जो सूफी काव्य धारा रही मसनवी शैली के अंदर इसको लिखा गया। उसके साथ साथ इस काव्य धारा में अगर विशेष रूप से देखें तो जो एक सूफी कवि हैं जिनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपनी काव्य रचना के अंतर्गत जिस तरह से उनकी काव्य रचना है पद्मावत, ठीक है, तो पद्मावत के अंदर प्रेम भावना की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को उन्होंने अपनी काव्य रचना में लिखा। और यहाँ कह सकते हैं कि संसारिक पात्रों के माध्यम से लौकिक का अर्थात है संसारिक पात्रों के माध्यम से, और अलौकिक जो ब्रह्मा है उनकी उपासना करने की जो बात है वो इन्होंने कही है, ठीक है। तो यहाँ लौकिक रतन सेन और अलौकिक जो है वो उनकी स्त्री पद्मावती है, तो उनको लेकर के और जो पद्मावत नामक जो रचना है उन पद्मावत के अंदर उनका जो प्रेम प्रसंग है उनका वर्णन किया है। इनकी जो भाषा रही है वो अवधी भाषा के अंदर इन्होंने अपनी काव्य रचना की। और कह सकते हैं कि उस दौरान जो साहित्य की भाषा थी वो ब्रज और अवधी चला करती थी। तो यहाँ पद्मावत के अंदर एक विशेष बात ये देखने को मिलती है कि यहाँ अवधी भाषा और अवधी भाषा के अंदर इसकी जो रचना है वो की गई। अब इसके ऊपर प्रकाश डालें तो ये सामने आता है कि पद्मावत जो रचना है वो कोई सामान्य नहीं है। पद्मावत रचना है वो किसी सामान्य प्रेम प्रसंग नहीं है, बल्कि पद्मावत के माध्यम से, और ये कह सकते हैं कि एक वैसे विशिष्ट भी नहीं है, और इन दोनों का जो आपसी समग्र है तो कह सकते हैं कि जो तालमेल है वो इसमें व्याप्त रूप से देखने को मिलता है। तो इसमें इस प्रेम में विशुद्धता है और गहनता भी है, और उसके साथ साथ दिव्यता भी है। अब उनके साथ साथ दिखाया गया है कि इसमें गहराई भी है और उसके साथ साथ इसमें दिव्यता भी है, वो देखने को मिलती है। अब इसी की खातिर कहा जाता है कि इसमें लौकिकता अर्थात संसारिक पात्रों के माध्यम से संसारिकता और अलौकिकता भी व्यापकता भी है वो उसमें देखने को मिलती है। सूफियों के प्रेम की व्यापक संचेतना भी इसमें देखने को मिलती है। इसमें चित्रित प्रेम की जो विशेषताओं का आकलन करें तो इस प्रकार किया जा सकता है कि हम लोग यहाँ जो रतन सेन और पद्मावती है, तो पद्मावती की जो रचना कह सकते हैं कि पद्मावती को यहाँ एक तरह से परमात्मा के रूप में देखा गया है। परमात्मा कह सकते हैं कि अपने आराध्य अपने इष्ट के रूप में, जिस तरह से हमारे मनुष्य शरीर के अंदर ये जो आत्मा है और वो परमात्मा से मिलने के लिए प्रतिदिन एक तरह से तड़पती रहती है, या कह सकते हैं उन्हीं के नाम का जो स्मरण करती रहती है सुबह शाम, राम नाम का जो जप है, भगवान शिव का जो जप है, तो वो करती रहती है। तो इसी तरह से कहते हैं कि राम जी शिव जी को अपने आराध्य देव के रूप में मानते हैं, और शिव जी हैं वो राम जी को। तो इसी तरह से दिखाया गया कि इनका जो प्रेम है वो लौकिक तो संसारिक रूप से दिखाया गया, किंतु ये जो प्रेम है वो अलौकिक है। लौकिकता का जो संबंध है वो अर्थात संसारिकता को लेकर के किया गया है। अब इसमें दिखाया गया कि पद्मावत के प्रेम का लौकिक पक्ष स्पष्ट है। लौकिक पक्ष स्पष्ट किस प्रकार से है कि यह रतन सेन और पद्मावती के मनोभाव अर्थात उनकी जो मन स्थिति है, उनके जो मन के जो भाव हैं उनका वाहक है, उनको प्रस्तुत करने वाला है। इसमें पर्याप्त सजीवता देखने को मिलती है, ठीक है। उसमें कहीं ऐसा नहीं है, वैसे तो देखा जाए तो दोनों ही संसारिक पात्र हैं, और संसारिक पात्रों के माध्यम से स्वाभाविक सी बात है कि इसमें सजीवता है वो देखने को मिलती है कि हम अपने आंखों से देख सकते हैं। और उनका जो अर्थ है वो कह सकते हैं कि अलौकिकता को लेकर के आध्यात्मिकता के साथ इसको जोड़ सकते हैं। कहने मतलब पढ़ने में सरलार्थ, किंतु इसका जो भावार्थ है वो इनके पदों के अनुसार। तो ये वो कहते हैं कि रतन सेन और पद्मावती मनोभावों के वाहक हैं। इसमें पर्याप्त सजीवता, सरलता और मार्मिकता है। अब इस पद के अंदर सजीवता देखने को मिलती है, सरलता और मार्मिक जो एक तरह से है वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि ये भोग प्रधान है, दाम्पत्य प्रेम
और नागमती के हृदय में विद्यमान है। अब उन्होंने बताया कि यहाँ रतन सेन का जो विवाह देखा जाए तो संसारिक रूप से नागमती के साथ हुआ था। जब हम पद्मावत को पढ़ते हैं तो उसमें जो रतन सेन की स्त्री है, पहली स्त्री, उनका नाम नागमती है। और रतन सेन जब क्या है कि पद्मावती को जैसे हीरामन तोता के माध्यम से उनको उनकी सुंदरता के बारे में पता चला और उसके बाद उन्होंने जो संदेश भेजा था, तो उस संदेश को सुनते ही वो तुरंत उनको प्राप्त करने के लिए और उस सिंहलगढ़ द्वीप की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। तो यहाँ जो नागमती है, नागमती की जो वीर्य दशा है, अर्थात उसकी मार्मिकता कह सकते हैं, कहने मतलब एक ही वस्तु को, और ये मान के चलो कि एक जो नागमती वो रतन सेन से स्नेह करती है और रतन सेन है वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं। तो नागमती की जो मन स्थिति वो व्याकुलता को प्रस्तुत करती है, उसकी वीरता को प्रस्तुत करती है। तो यहाँ भोग प्रदान भी है, उसके साथ साथ कह सकते हैं कि दाम्पत्य अर्थात पति पत्नी का जो प्रेम है वो नागमती के हृदय में विद्यमान है। रतन सेन जब पद्मावती की प्राप्ति के लिए चलने की तैयारी करता है, उस समय नागमती के ये शब्द इस संदर्भ में ध्यात हुए हैं। अब वो बताते हैं कि जब ये जो इनको छोड़ करके प्राचीन समय में क्या था, बहुविवाह की प्रथा थी, एक से अनेक जो विवाह कर लिए जाते थे, अनेक एक राजा की अनेक स्त्रियां हुआ करती थी। तो ठीक है, ऐसे ही कुछ जब वो उन्हें प्राप्त करने के लिए वो जाता है, तो नागमती द्वारा ये जो कहे शब्द वो कहते हैं, अब को हमें करही भोगनी हमऊ साथ हो इब जोगनी। अब वो कहते हैं कि अब तो इन सब चीजों को मुझे भुगतना पड़ेगा और मुझे भोगना पड़ेगा कि अब को हमें करही भोगनी, कि मुझे अब आपके बिना इस तरह का जो जीवन है वो काटना पड़ेगा। हमहु साथ होई जोगनी, कि मेरे साथ एक तरह से कह सकते हैं कि योगियों जैसी जो स्थिति है वो हो गई है, कहने का मतलब मन स्थिति वैसी हो गई है। कि हम लाहू अपने साथा कि अब मार्ग चलो ले हाथा। अब वो कहते हैं भगवान जी श्री कृष्ण जी ने जैसे कहा था ना कि हम क्या लेके आए थे और क्या लेकर के जाएंगे, तो उसी प्रकार वो कहती है कि हम क्या अब हम लाऊ अपने साथा कि हम लाऊ अपने साथा कि अब हमारी चलो ले हाथा, कि मैं क्या लेके आई थी और क्या अब हाथ लेकर के जा रही हूँ। मैंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी और अब ये इन्हें छोड़ करके और जो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए वो चले जा रहे हैं, तो उनको लेकर के एक बड़ा ही मार्मिक चित्रण है वो देखने को मिलता है। ये दाम्पत्य भाव जिसमें प्रेम का जो स्वरूप दिखाई देता है, उसी समय भी दिखाई देता था। अब उन्होंने बताया कि जिस तरह से प्रेम की व्याकुलता को लेकर के और जिस तरह से नागमती के जो वचन थे, उन वचनों को जैसे सुना गया और सुनने के पश्चात इसे प्रस्तुत किया गया, तो उसमें ये देखने को मिला कि नागमती ने अपने जो शब्द हैं उन शब्दों को इस तरह से बयां किया। आगे वो कहती हैं कि यह दाम्पत्य भाव जिसमें प्रेम का जो स्वरूप दिखाई देता है, उस समय भी देखने को मिला जब पद्मावती के अनुरोध पर गोरा और बादल उनके जो भतीजे थे कह सकते हैं, और उन्होंने साजुद्दीन गोरी से उनको बंदी गृह से उनको छुड़वाने के लिए उनकी मदद की थी। यहाँ जो राघव पंडित हैं, तो जैसे अलाउद्दीन साजुद्दीन या अलाउद्दीन कहेंगे कि वो उन्हें प्राप्त करना चाहता था, तो पद्मावती ने कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए या आपके उधर आऊंगी जरूर, किंतु मुझे उससे पहले जो राघव पंडित है उसका सिर मुझे मतलब पहले चाहिए। तो उन्होंने उसका सिर है वो कलम करवा दी, क्योंकि राघव पंडित के माध्यम से ही वो एक तरह का मतलब कह सकते हैं कि भेदी था, और उन्होंने उनके जो कह सकते हैं कि नागमती की सौंदर्य को लेकर के, रतन सेन की जो कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के, तो सारा जो भेद है वो उनको बता दिया था। तो उसी तरह से और एक समय जब रतन सेन को और जब साजुद्दीन गोरी ने कह सकते हैं कि बंदी बना लिया था, तो गोरा और रतन सेन, गोरा जो है गोरा और बादल जो थे दो वीर योद्धा, ठीक है, तो उनके खातिर बताया जाता है कि गोरा रतन सेन को बंदी गृह से छुड़वाने के लिए दिल्ली जाने का निश्चय करता है। अब उन्होंने कहते हैं कि जब उन्हें बंदी बनाया गया तो वो कहते हैं कि मैं उनको छुड़वा करके लेके आऊंगा, तो वो वहां दिल्ली पहुंचने का निश्चय करते हैं। तब उनकी नई वधू हंसकर उनको उनका फेंटा पकड़ लेती है। अब उनकी जब वो इस तरह की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने जो फेंटा कहें हम लोग, फेंटा एक तरह से कमर पे बांधने वाला, ठीक है, तो उसको वो पकड़ लेती हैं।
वात्सल्य और सख्य भाव की झांकी भी पद्मावत में मिलती है कि इस तरह का जो वात्सल्य अर्थात प्रेम और सख्य अर्थात मित्रता का जो भाव है उसकी जो झांकी है वो भी इसमें देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यहाँ अकेली सामान्य घटनाएं नहीं होकर के ना विशिष्ट होकर के समग्र आपसी तालमेल है वो इसमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसमें प्रेम की जो गहराई है वो देखने को मिलती है। इससे स्पष्ट है कि पद्मावती में, माफ करना, इससे स्पष्ट है कि पद्मावत में जायसी ने लौकिक प्रेम के विविध स्वरूपों की झांकी यथावर और यथास्थान प्रस्तुत किया। अब उन्होंने बताया कि लौकिक जो प्रेम है, संसारिक जो प्रेम है, कभी रतन सेन के माध्यम से, कभी पद्मावती के माध्यम से, कभी नागमती के माध्यम से, कभी बादल, गोरा और बादल के माध्यम से, और गोरा की जो नववधु है तो उनको तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान उनका फेंटा पकड़ लेते, तो यहाँ एक तरह का जो स्नेह का भाव है वो भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रेम पद्मावत में अलौकिक और अलौकिक कहें या आध्यात्मिक प्रेम की जो व्यंजना है उसमें बड़ी गहराई से चित्रित की गई है। कहने का मतलब इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया कि इनका जो प्रेम है उसके प्रेम में कोई एक तरह का सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि उसमें गहराई भी है, ठीक है। और उसके चलते ये देखने को मिला कि आध्यात्मिक प्रेम है पद्मावत में अलौकिक या आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना बड़ी गहराई से चित्रित की गई है। रतन सेन और पद्मावती का जो प्रेम है वो जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम है। अब उन दोनों का जो प्रेम दिखाया गया है वो जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम दिखाया गया है। जिस तरह से हमारी आत्मा और वो ईश्वर से मिलने के लिए कितनी व्याकुल रहती है, तो उसी तरह से रतन सेन की भी व्याकुलता इसी प्रकार कुछ बढ़ जाती है जो वो हीरामन तोता से पद्मावती के रूप सुंदरी के बारे में सुनते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि इनका वर्णन जायसी ने विशुद्धता से किया है, बड़ी व्याकुलता के साथ बड़ी सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। इसमें दिव्यता अर्थात जिस तरह से एक तरह से आध्यात्मिकता के अंतर्गत है, दार्शनिक शास्त्र के अंतर्गत है दिव्यता और मार्मिकता, ठीक है। तो एक ये जो चीजें वो उसमें देखने को मिलती हैं। अलौकिकता भी पर्याप्त मात्रा में इसमें विद्यमान है वो देखने को मिली है। तो यहाँ ये दिखाने का प्रयास किया गया कि रतन सेन और जो पद्मावती है उन पद्मावती के प्रेम प्रसंग को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो इन्होंने किया है। और उसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि यही कारण रहा है कि ये प्रेम समुद्र से अधिक अगाध और पर्वत से उन्नत दिखाया गया है। उसके साथ साथ स्वर्ण से भी दिव्य दिखाया गया है और सूर्य चंद्र से भी अधिक ज्योतिर्मय और दीप्त दिखाया गया है। तो इस प्रेम की दिव्यता इतनी असीमित है जिससे हृदय में यह प्रेम उदित हो जाता है और उसके हृदय का समस्त अज्ञान अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। अब वो एक पंक्ति भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि हिये की ज्योति दीप वह सुजा यह जो दीप अंधियारा भाव बुझा। अर्थात वो कहते हैं कि मन के अंदर जो एक तरह का अंधकार था ना, ये कह सकते हैं कि आज तक उन्हें इस चीज का पता नहीं था। जिस तरह से एक कमरे के अंदर, कक्ष के अंदर कह सकते हैं कि एक दीपक जला दो तो उस कक्ष का जो अंधकार है वो दीपक की रोशनी से दूर हो जाता है, उसी तरह से वो कहते हैं कि उसके मन के अंदर जो आज तक जो संसारिक मोह माया को लेकर के एक तरह का अंधकार था, तो उस चीज वो जो चीज है वो उससे दूर हो गई जब से उन्हें एक तरह से पद्मावती से लगा हुआ या पद्मावती को प्राप्त करने के लिए वो चल गए। तो यहाँ कह सकते हैं कि पद्मावत के अंदर लौकिकता अर्थात संसारिकता को लेकर के, उसके साथ साथ अगला बिंदु है वो आध्यात्मिकता, तो उस आध्यात्मिकता को लेकर के, और तीसरा जो बिंदु है वो आपका प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता जैसा कि नाम है प्रतीक अर्थात चिन्ह, इन प्रतीकात्मकता के अंतर्गत ये देखने को मिला है कि जायसी ने अपने प्रेम का व्यंजना प्रतीकों के माध्यम से की है और रतन सेन और पद्मावती की प्रतीक को स्पष्ट रूप से सिंहलगढ़ की परम धाम का प्रतीक तो करते हुए इस कारण उसे गढ़ का वर्णन करने में मनोयोग भाव प्रस्तुत किया। कहने मतलब यहाँ जो रतन सेन है और पद्मावती है
तो उन दोनों को आत्मा और परमात्मा के रूप में, प्रतीक रूप में उन्हें प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो यहाँ देखने को मिलता है। तो इस क्रम में अगर हम दृष्टि डालें तो ये देखने को मिलता है कि जो पद्मावती का जो प्रेम है या रतन सेन का जो प्रेम है वो प्रेम की व्यंजना के प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ जो सिंहलगढ़ जो द्वीप है, उस सिंहलगढ़ द्वीप के कारण उनका जो मनोवेग है वो और भी बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ अनंता, त्याग, तपस्या और वैराग्य, तो इनके चलते भी जो पद्मावत के अंदर उनका जो प्रेम है वो दिखाया गया है और वैराग्य का वो पुट करता है। तो यहाँ रतन सेन और पद्मावती के अतिरिक्त कुछ उपेक्षित नहीं है और रतन सेन को छोड़ करके कुछ भी करना नहीं चाहती। तो यही कारण रहा है कि यहाँ पद्मावती और रतन सेन का जो प्रेम है वो बड़े कह सकते हैं कि विशेष ढंग से, जैसा कि इसकी विशेषताओं में बताया गया कि उनका प्रेम है वो समग्र है, ना तो सामान्य कह सकते हैं ना विशिष्ट कह सकते हैं। उनके प्रेम के अंदर विशिष्टता है वो देखने को मिलती है, गहराई है वो देखने को मिलती है, दिव्यता का जो प्रकाश है वो देखने को मिलता है। इसमें लौकिकता, संसारिकता देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अलौकिकता की भी व्यापकता है वो देखने को मिलती है। तो ये जो सूफी कवि थे, ये सूफी कवि रहस्यवाद को लेकर के और सूफियों के जो प्रेम की जो व्यापकता है वो संचेतना है और इसमें चित्रित जो प्रेम है और उसकी विशेषताओं का यदि हम लोग आकलन करें तो जिस तरह से लौकिकता है उसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं और आध्यात्मिकता है उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्रतीकात्मकता है उसके साथ हम लोग कर सकते हैं इसका। और इसके साथ साथ इसमें दिखाया गया है कि अनंता है, त्याग है, तपस्या है, वैराग्य है। तो कहने का मतलब यहाँ रतन सेन को ये कह सकते हैं एक योगी सा बना दिया है। ठीक है, एक योगी सा बना दिया है। उस कहने का मतलब वो पद्मावत के प्रेम में एक तरह से कह सकते हैं, कल जैसे हम पढ़ रहे थे वो क्या है कि अपना मोह माया को छोड़ करके, सांसारिक वस्तुओं को छोड़ करके सिर्फ उन्हीं में जो लिप्त है वो हो गए हैं। कहने का मतलब एक तरह के योगी हैं वो हो गए हैं, साधु संत फकीर फक्कड़ प्रवृत्ति के निर्धन और वैसे हो गए। तो यहाँ ऐसा ही कुछ भाव देखने को मिला कि पद्मावत का जो प्रेम है वो लौकिक पक्ष को स्पष्ट करता है, उसमें मनोभावों का जो वाहक है वो देखने को मिलता है, सजीवता और सरलता का जो भाव है वो देखने को मिलता है, मार्मिकता देखने को मिलती है। उनकी जो रचना है वो भोग प्रदान रही है। दाम्पत्य प्रेम के अंतर्गत जो नागमती के द्वारा जो कहे हुए जो शब्द हैं उन शब्दों की उनके हृदय के अंदर नागमती की जब नाम आता है तो नागमती का विरह काव्य। तो विरह काव्य का मतलब क्या है कि क्योंकि रतन सेन है वो उनको छोड़ करके चले गए थे, ठीक है, और उनके बाद उनकी जो मन स्थिति रही तो उन मन स्थिति के साथ वो कहते हैं अब को हमें करई भोगनी, हम साथ हुई अब जोगनी, कि हम तो जोगन हो गए हैं, हम लाए अपने साथा के अब मारे चलो ले आता। अब हम लोग क्या साथ लेके आए थे और क्या साथ लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ इनका जो भाव है वो दाम्पत्य भाव का, प्रेम का जो स्वरूप है वो दिखाई देता है। तो इसके साथ साथ जो पद्मावती के अनुरोध पर कह सकते हैं कि जो गोरा है वो रतन सेन को जब साबुद्दीन बंदी बना लेता है तो उनको छुड़वाने के लिए चले जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि पद्मावत के अंदर जायसी ने लौकिक प्रेम की जो विविध स्वरूप है उनकी झांकी को यथावर और यथास्थान पर प्रस्तुत किया है और उनका जो प्रेम है वो आध्यात्मिक प्रेम है और उस आध्यात्मिक प्रेम के अंदर प्रेम की जो व्यंजन की जो बड़ी गहराई के साथ चित्रित किया गया है। और रतन सेन और पद्मावती को जीवात्मा और परमात्मा के रूप में वर्णन करके जयसी जी ने विस्तार से किया है और इसमें दिव्यता और मार्मिकता भी है और अलौकिकता के साथ साथ और पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके जो कुछ बिंदु हैं उनको हम लोग अपने अगले जो कक्षा होगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।